नमस्कार। YouTube में मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए मित्रों का, छात्रों का, अभिभावकों का मैं स्वागत करता हूं। पुनः हमेशा की तरह आप सभी का अभिनंदन। आज कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी जो आपका पाठ्यपुस्तक है उसके गद्य खंड में हम चल रहे हैं। गद्य खंड में इस समय हमारा चल रहा है मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। इस पाठ का जो हम आज आपको परिचय कराते हुए पाठ का सार कराएंगे, सारांश कराएंगे और कक्षा शिक्षण की अनुभूति, जैसा कि प्रयास करता हूं मैं कि कक्षा शिक्षण की अनुभूति दी जाए, तो आप सभी को कक्षा शिक्षण की अनुभूति कराते हुए आपको ले चलते हैं कक्षा की ओर। चलिए। नमस्कार सभी मित्रों का, अभिभावकों का, विद्वान साथियों का एवं प्यारे छात्र छात्राओं का अभिवादन करता हूं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा जो श्रृंखला चल रही है पढ़ाई की, इसमें आपने मन्नू भंडारी का जीवन परिचय तैयार कर लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम इनकी एक कहानी यह भी जो आत्मकथा है, जो आत्मकथा शैली में लिखा गया है, इस पर चर्चा करते हैं। एक बात उसमें जो इनका जीवन परिचय हमने कराया, उसमें इनकी भाषा शैली, क्योंकि नीचे जगह नहीं होने के कारण भाषा शैली पर हम चर्चा नहीं कर पाए। इनकी भाषा शैली में जो है कहानियों में या उपन्यास में भाषा शैली सरल है, सहज है और उनमें जो है ऐसा लगता है कि सादगी के साथ जो है प्रामाणिकता है, अनुभूति है। और रचनाओं में स्त्री विमर्श, इनकी रचनाओं में स्त्री विमर्श भी मिलता है। स्त्री विमर्श कौन था? स्त्रियों के प्रति चिंता या स्त्रियों के मन की संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, इनके रचनाओं में ये प्राथमिकता से मिलता है। तो आपके लिए जो आत्मकथा है, ये शैली, आत्मकथा शैली में लिखा गया है एक कहानी यह भी, इसको भी हम स्त्री विमर्श की नजर से भी देख सकते हैं कि एक किशोरावस्था में जाने वाली लड़की, किशोरावस्था से फिर युवावस्था में जाने वाली लड़की के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का, माता पिता का और अध्यापकों का, जैसे उनके पिताजी का और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये स्त्री विमर्श के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की बातें। तो आज हम पाठ परिचय पहले इसका कर लेते हैं। पाठ परिचय एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में पहले हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने प्रारंभिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखा था। इन्होंने कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है, जैसे औरों की लिखे, गांधी जी की हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं कि इतने में जन्म हुआ, फिर बाल्यकाल, ये इस प्रकार से क्रमशः, ऐसा नहीं। जो जहां की कहानी विधा की तरह इन्होंने अपने आत्मकथ्य शैली में, जैसे जयशंकर प्रसाद का आपने इससे पहले आत्मकथ्य पढ़ रखा है, इसमें काव्य में मधु गुनगुनाकर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी, तो उसमें भी उनके मित्रों ने कहा कुछ बताओ अपने बारे में। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी कोई सिलसिलेवार नहीं, एक 20 के प्रसंग जैसा लेकर के आपको बताया है। तो आत्मकथ्य में उन्होंने व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकी जीवन से जुड़े हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया जो उनके लेखकी जीवन से जुड़े हुए हैं। और संकलित अंश में अर्थात एक कहानी यह भी जो आपके पास है, इसमें मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के जो है व्यक्तित्व का विशेष तौर पर उन पर उभर कर आया है, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है। तो उनका इन्होंने जो है जिक्र किया है, जिनका आगे चलकर उनके लेखकी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों मुख्यतः बताया यहाँ पर आपके अंश में केवल कि उनके पिताजी का और जो उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनका जो है इनके जीवन में बड़ा विशेष महत्व पड़ा या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आगे जीवन में, लेखकी जीवन में विशेषकर। लेखिका ने यह भी बहुत खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। और यहाँ पर लेखिका ने एक बहुत बढ़िया, मतलब खूबसूरती से का अर्थ यह है कि बड़ी शालीनता से पता नहीं चलता है, कहानी बता रही है, अपने बारे में बता रही है, किसी और के बारे में बता रही है। बताते बताते मतलब उन्होंने अपने किशोरावस्था से युवावस्था में, अर्थात एक साधारण लड़की का असाधारण बनने का, जो एक साधारण लड़की थी जो डरती थी माता पिता से, जिनके घर का वातावरण भय और संकोच और भ्रम का था, तो अहम का था, तो असाधारण लड़की जो है साधारण बन गई। तो प्रारंभिक पड़ावों को इन्होंने प्रकट किया है कि मैं कैसे बनी, किस प्रकार से मेरे अंदर की ग्रंथियां जो है प्रकट बनी। तो फिर देखिए सन 46-47 की आजादी
अब यहाँ पर फिर वे भी समझाते हैं, आजादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा था। 46-47 में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था देश का, उसमें मन्नू भंडारी जी को भी, मन्नू जी को भी कूदना पड़ा, अर्थात उनके भी अंदर की जो ग्रंथि थी, देश के प्रति देश भाव था, वो जाग गया और वो भी उससे अछूती नहीं हुआ था, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। फिर एक छोटे से शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भी भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अर्थात छोटे से शहर, जयपुर जैसे शहर में एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की किस प्रकार से आजादी की लड़ाई में अपना प्रदर्शन करती है, चौराहे पर जाना, लड़कों के साथ नारे लगाना, सारे कॉलेज को बंद करा देना, इस प्रकार से बड़ा मतलब अलग ही एक रोमानी अंदाज में ये कह सकते हैं, या एक मतलब जो साधारण लड़की थी वो किस प्रकार से अपनी अध्यापिका के प्रभाव में आकर के मतलब उसका व्यक्तित्व निखर गया, या व्यक्तित्व जो है आगे बढ़ गया। तो उत्साह, ओज और संगठन क्षमता ये सब उनके अंदर आई, और विरोध भी करने का तरीका, अपने पिताजी का विरोध, समाज में कुरीतियों का विरोध, आजादी के समय जो नहीं आ रही हैं जो लड़कियां उनके साथ, उनका विरोध, तो तरीका देखते ही बनता था। बड़ा सहज तरीका और ताकि लोग उसके आज के समय में क्या कहते हैं, फैन हो गए जैसा, इस प्रकार से प्रशंसक, इस भाव से। तो ये कहानी अब इसमें हमने जो ये जरा सा रंग अलग अलग कर रखे हैं। एक कहानी यह भी, ये तो कहानी का है, आत्मकथा है। फिर है आत्मकथा, अर्थात जीवनी और आत्मकथा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, कोई लेखक लिखता है, तो जीवनी होती है, व्यक्तित्व के बारे में लिखना, जीवन परिचय के बारे में, जीवन वृत्त को लिखना। और जब स्वयं लेखक अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसके जीवन की घटनाओं को लिखता है अपने स्वयं के, तो उसको आत्मकथा कहते हैं। और आत्मकथ्य, आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर जानिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। आत्मकथा, आत्मा की कथा, ये तो स्पष्ट है, जैसे हम बता भी चुके। अब आत्मकथ्य क्या है? आत्मकथ्य भी आत्मकथा का ही एक रूप है। आत्मकथ्य में था आपने उसमें क्या डाला है, क्या कहानी है, उसके अंश को जो है उसको कथ्य कहते हैं। कथा में तो पूरी कहानी आ गई, और कथ्य मतलब उसका एक अंश, तो आत्मकथ्य में ये, इसीलिए अपने आत्मकथ्य में, जो आत्मकथ्य आपके लिए एक आत्मकथ्य दिया गया है। बड़े हमने देखा है, विद्वानों को भी इसमें भ्रम रहता है कि आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर है। मेरा पढ़ाने का मेन मुख्य जो है यही रहता है कि हम भ्रम जो हमें पढ़ाया जा रहा है बचपन से लेकर के अभी तक, बहुत जगह हम भ्रम की स्थिति में हैं। बहुत जगह आप मेरी वीडियोस को देखेंगे ध्यानपूर्वक, बहुत जगह भ्रम की स्थिति है, तो उन भ्रमों को ही दूर करने का मैंने प्रयास किया है। मेरे इन कार्यक्रम का जो है प्रसिद्धि पाने का, बच्चों के अंदर लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यही है। विद्वानों या अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में, या जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे जो 9-10 में है वो नहीं जानते अभी, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यही है कि मैं छोटी छोटी उन बातों को बता रहा हूँ जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति बनाई गई है, हमको उसको समझाया ही नहीं गया है तरीके से, इसीलिए हम प्रतियोगी परीक्षा में उस छोटे से प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। तो अब देखिए, आत्मकथ्य बता दिया आपको। फिर है पिताजी। पिताजी को अंडरलाइन करने का कारण ये कि उनके पिता के जो है उनके व्यक्तित्व का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। माता का उतना नहीं पड़ा जितना पिता का पड़ा। और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का भी उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा। फिर है सन 46-47 को भी देखिए, ये भी बहुत जगह लिखा रहता है लेकिन हम समझते नहीं है। सन को तो आप देख ही रहे हैं, सन में 9, आजकल अब सन में 9 नीचे से हलंत भी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हम करते हैं, आप देखिए। और पुस्तक में होता है, सब पुस्तक में होता है, लेकिन उनको गौर ही नहीं करते, न अध्यापक कर पाते हैं, न छात्र कर पाते हैं, और न जो विद्वान साथी बताते हैं वो भी नहीं कर पाते, लेकिन करते भी हैं, ऐसा भी नहीं है, विद्वान लोग करते भी हैं। तो सन 46-47 में आप देखिए इस प्रकार के कॉमा लगे हैं, ये कॉमा 46-47, 46 और 47 में जो कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि सन 1946-47, 46 और डैश का मतलब मैं, पर, को, से और इस प्रकार का के, की, को, मैं, पर, से और इस प्रकार से। तो 46 और 47 का यहाँ पर पाठक जानता है कि 46 और 47 में क्या हुआ, इसलिए 2046-47 तो हो नहीं सकता, अभी 2020 चल रहा है, 1700-1800 भी नहीं हो सकता। क्यों? सन 46-47 में ही आजादी की बात चली है, तो 46-47 लिख देना इस प्रकार से परिपूर्ण है, पर्याप्त है। तो ये सीखिए इसको भी कि 46-47 क्यों लिखा है यहाँ पर। फिर कि आजादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा।
जो आपको बता दिया हमने इस प्रकार से। अब है पाठसार। पाठसार अर्थात आपके पुस्तक में अभी तक जो गद्य चल रहे हैं उसमें सबसे लंबा पाठ यही है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखें आप। तो हम इसको सरल और सहज सूक्ष्म करने का प्रयास करेंगे, इसके मुख्य बिंदुओं को छुएंगे। जैसे जन्मी तो मैं मध्य प्रदेश के भानपुरा जिले में थी, है ना, लेकिन परवरिश इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि मैं जो है वहां जन्मी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर में जो है ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। तो मध्य प्रदेश से जन्मी है, लेकिन अजमेर चले गए, उनके पिताजी नौकरी वाले थे, अध्यापक थे वो भी। तो इस प्रकार से जो है इसमें सार है, आगे को बहुत बढ़िया है, उनके माँ के व्यक्तित्व का, उनके पिता के व्यक्तित्व का, उनकी अध्यापिका के व्यक्तित्व का, और जीवन में अन्य घटनाओं का, जो उनकी दीदी के साथ, भाई बहनों का जो है आपसी वो भी दिखा रखा है। कि यहाँ तक कि इसमें रंग का भी दिखा रखा है, गोरी लड़की के प्रति माँ बाप की क्या भावना रहती है, और काली लड़की हो जाए जरा सा उसके प्रति क्या भाव रहता है, थोड़ा लंबी हो जाए तो उसके प्रति क्या भाव रहता है, थोड़ा नाटी हो जाए तो उसके प्रति क्या भाव रहता है। इन ग्रंथियों का, जो ग्रंथियां विकसित होती हैं किशोर अवस्था में, बालक के अंदर या बालिका के अंदर, उनको बड़े सहज ढंग से, प्रामाणिकता से, कहें तो कहानी के ढंग से उसको समझा रखा, ताकि कोई बुरा भी न माने और कहानी तथ्य पर प्रमाणित हो जाए। तो इस प्रकार से, और लास्ट में लिखा है कि हम खुश थे कि उनका जो है असल में विद्यालय से नाम काट दिया जाता है 3rd ईयर में, फिर पुनः विद्यालय में उनको रख दिया जाता है। तो रखने के क्रम में कहती हैं कि उस साल 3rd ईयर कॉलेज खुल गया और हमको भी रख दिया, लेकिन हमें रखने की खुशी से हमारी वो खुशी बिला गई, क्योंकि सन 46-47 का जो आंदोलन था वो सफल हो गया। 47 में देश आजाद हो गया, और वो उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 के रूप में। इस प्रकार से आप इसको करिए, हम अंतर्जाल से इसका जो है आपको आगे पाठ्य कराते हैं। चलिए, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी इस पाठ का सारांश कराते हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार है। आलोच्य आत्मकथा मन्नू भंडारी के बचपन और युवावस्था के जीवन के पारिवारिक व सामाजिक प्रसंगों का विवेचन है। उन्होंने इस आत्मकथा को कहानीवत न कहकर या न लिखकर, कहानी मत न होकर के ये कहानीवत होगा, यहाँ पर कहानीवत न लिखकर प्रसंगवत लिखा। अजमेर का ब्रह्मपुरी मोहल्ला, सावित्री हाई स्कूल, घर में पिताजी का परिवेश, माँ की स्थिति, स्वतंत्रता आंदोलन आदि इसमें समाहित हैं। लेखिका ने साधारण से असाधारण व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोगी प्राध्यापक शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व बखूबी प्रकट किया है। वास्तव में अध्यापक की क्या भूमिका होती है वो इस पाठ को पढ़ने पर पता चलता है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु उसे जो घर याद है वह है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले का 2 मंजिला मकान। इसकी ऊपरी मंजिल पर उसके पिताजी का साम्राज्य, अर्थात पिताजी ही रहते थे वहाँ, सदा पुस्तकों और पत्रिकाओं से घिरे रहते थे। नीचे व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ माँ। माँ को व्यक्तित्व विहीन इसलिए कहा यहाँ पर कि माँ के व्यक्तित्व से लेखिका को कोई ऐसा आदर्श प्राप्त नहीं हुआ जिससे वो अपने जीवन में उतार सके। अनपढ़ माँ इसलिए कहा गया। अपने बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। कांपती हुई माँ, थरथराती माँ, अर्थात पिताजी का क्रोध और अहम जो है उनको परेशान किया रहता था। आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी माँ। पिताजी का समाज में नाम और सम्मान था। वे कांग्रेस तथा समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। खुशहाली के दिन थे, अर्थात बड़े अच्छे दिन थे वो जीवन में उनके। अतः दरियादिली से 8-10 विद्यार्थियों को 8-10 विद्यार्थियों को घर पर रखकर पढ़ाते थे। फीस भी देते थे कितनों की। बड़े कोमल हृदय के थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, किंतु क्रोधी और अहंकारी भी हो गए। एक छोटी सी दुर्घटना के कारण, अपनों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण, आर्थिक तंगी के कारण उनके अंदर शक, क्रोध और अहंकार ने जन्म ले लिया। ये ग्रंथियाँ उनके पिता के अंदर आ गई, जिसका मन्नू भंडारी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। किसी आर्थिक झटके के कारण पिता इंदौर छोड़कर अजमेर आ गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश के अधूरे काम को पूरा किया। जिसको बना रहे थे वो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बना रहे थे, परंतु उन्हें यश ही मिला, पैसा नहीं मिला। उनको यश तो मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। अतः आर्थिक परेशानी बढ़ती गई। नवाबी आदतें, इच्छाएं, अधूरी इच्छाओं को पूरा करना और महत्वहीन होते जाने से उनका क्रोध बढ़ता गया।
उनके अपनों द्वारा, अपनों मतलब जिससे आशा की जाती है कि हमारा साथ देगा करके, उन्हीं के द्वारा किए गए विश्वासघात ने उन्हें बहुत अधिक शक्की बना दिया। कभी कभी इसका दंड बच्चों को भी भुगतना पड़ता था। बच्चे भी अदा कदा इस चपेट में आ ही जाते थे। माँ तो हमेशा आया करती थी। बचपन में लेखिका मरियल काली और दुबली थी। उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी और स्वस्थ थी। प्रायः पिताजी बड़ी बहन की प्रशंसा किया करते थे। इससे उसके मन में हीनता ग्रंथि बैठ गई। अर्थात पिताजी की अगर कोई कमजोरी थी वो थी सुंदरता और बढ़िया शरीर बच्चों का। इस प्रकार से वो जो है एक हीन ग्रंथि लेखिका के अंदर भी बैठ गया। तो आज भी जब कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता, वो सोचते तुक्का ही लगा कोई। आज अगर लेखिका के विश्वास खंडित हो गए हैं तो उसके पीछे भी पिताजी का शक्की स्वभाव झलकता है। लेखिका की माँ बहुत धैर्यशाली थी। वे पति की हर ज्यादती और बच्चों की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थी। उन्होंने जिंदगी भर त्याग किया, इसलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, परंतु वह त्याग लेखिका के लिए आदर्श न बन सका। वो जो भाव था बच्चों का, वो इसलिए था कि मेरी माँ महान है, बल्कि इसलिए कि माँ भी पिताजी के द्वारा प्रताड़ित होती है या कहीं न कहीं दुखी हो जाती है, इसलिए एक सहानुभूति पूर्वक वो उनका आदर्श नहीं बन सका लेखिका का। केवल सहानुभूति पूर्वक जो है माँ की तरफ जो है उनका झुकाव रहता था। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वे अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के सारे खेल खेली। यूं वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, माजा सूतना आदि भी करती रही, परंतु लेखिका की सीमा होती थी अपना घर। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। पड़ोस कल्चर जो आज बदल चुके हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं पहचानता, ये उन दिनों नहीं था। उन दिनों पूरा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रहता था। लेखिका के बल्कि कुछ जो पात्र हैं वो तो इन दिनों के ही हैं, दा साहब हैं, अन्य हैं, वो इन दिनों के ही पात्र हैं बचपन के लेखिका के। परंतु लेखिका की सीमा होती थी अपना घर। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। कुछ घर तो परिवार के हिस्से ही माने जाते थे। लेखिका सोचती हैं कि उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। लेखिका की सभी कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ तक कि दा साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। ये तब लेखिका को एहसास हुआ कि बचपन की यादें कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। अर्थात बचपन में जो बालक के मन में या व्यक्ति के हृदय में, मन मस्तिष्क में रहता है, वो जीवन भर किसी न किसी रूप में आ जाता है। जैसे लेखिका की वो है कहानियों और उपन्यासों में पात्र के रूप में उस समय के पात्र, उस समय के चरित्र, उस समय के व्यक्तित्व आ गए। उस समय तक लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। 2 बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिता ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। जब घर में अब बड़े निकल गए तो छोटे बच्चों पर ध्यान जाता है माता पिता का, क्योंकि वो हो जाते हैं उनके लिए एक लोटा पानी लाने वाले जैसे। तो इसे यही यहाँ पर वही चीज़ दिखा रखी है कि सब वो चले गए, तब पिता ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे रसोई की में कुशल बनाया जाए। वो रसोई को जो है भटियार खाना कहते थे। वो रसोई को नहीं मानते थे। वो कहते कि रसोई में भटियार खाना है, यहाँ मतलब अपनी भट्टी में झोंकना है अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को, अपने अस्तित्व को। तो उनके अनुसार रसोई में रहने से प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है। अतः वे उसे राजनीतिक बहसों में शामिल करते थे। उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। पिताजी चाहते थे कि वह देश में हो रहे आंदोलनों के बारे में जाने। अर्थात उस समय देश की आज़ादी के आंदोलन की बातें होती थी। उनके घर में बड़े बड़े नेता आते थे, कांग्रेस के और अन्य नेता आते थे। ये कांग्रेस का अर्थ प्यारे बच्चों आज का कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ वाला कांग्रेस नहीं, जिसने आज़ादी के समय एओ ह्यूम द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई, उस कांग्रेस की बात की गई है जो आज़ादी के समय में थी। तो आंदोलन के बारे में जाने ये उसके पिताजी सोचते थे। सन 1945 में मन्नू भंडारी ने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ उनका संपर्क हिंदी के प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ।
उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। साहित्य की दुनिया प्रवेश कराना मतलब पढ़ने को पढ़ने की रुचि में जागृत किया, कहानी को कहानी की रुचि में जागृत किया, उसको व्यक्ति से जोड़ा था, उसके जो रचनाकार हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया। शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को दी। लेखिका ने शरत, प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा का जो है उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन उपन्यासों पर बहसें होने लगीं। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्य वाली शैली अच्छी लगी। वे सुनीता को कब पढ़ गई ये उनको पता ही नहीं चला। अर्थात सुनीता जैनेन्द्र कुमार की एक अच्छी रचना है। उन्हीं दिनों उन्हें अज्ञेय के शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप पढ़ने का अवसर मिला। वह युग मूल्यों के मंथन का युग था। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अर्थात लेखिका के जीवन में उनकी जो प्राध्यापिका थी हिंदी की शीला अग्रवाल, उनका बड़ा योगदान रहा उनके व्यक्तित्व निर्माण में। उन्होंने उन्हें कहानी, नाटक या साहित्य उपन्यास के साथ साथ देश का जो समय का जो देश की व्यवस्थाएं थी, देश में जो आज़ादी का जो एक रूमानी अंदाज चल रहा था, उसकी ओर उन्होंने उनको प्रेरित किया। लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहभागिता निभाई। सब ओर प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। हर युवा इस माहौल में शामिल था और होना भी चाहता था। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में लावा भर दिया। लावा भर दिया अर्थात ओज डाल दिया, तेजस्विता डाल दी, प्रभाव डाला उनके अंग प्रत्यंग में, उनके खून में। अतः लेखिका भी सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगवाती, हड़तालें करवाती। उन्होंने सारी वर्जनाएं तोड़ डाली। पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला उस समय शुरू हुआ था, वो जो है आज तक, जब राजेंद्र से उनका विवाह हुआ तब तक वो चलता रहा। उस समय स्थिति ऐसी थी कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था तो एक घर में, अर्थात घर में बवंडर मचने का मतलब पिताजी को ये बात नागवार गुजरी होगी कि उनकी लड़की हड़तालें करते रहे, हुड़दंग मचाए। इस प्रकार से एक बवंडर घर में मचा था। इसी बात पर एक बार पिताजी को कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलावा भेजा था, बुलावा आया प्रिंसिपल द्वारा। उन्होंने पूछा कि क्यों न लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। अर्थात जो ये नारे लगाती है, हुड़दंग मचाती है और पता नहीं क्या क्या बच्चों को सिखा रही है, यद्यपि वो देश की आज़ादी के लिए आवश्यक था, प्रभात फेरियां होती थी, जुलूस होते थे, तो लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पत्र आया है, प्रधानाचार्य ने बुलाया है, प्रिंसिपल ने, तो उस पर वो बड़े आग बबूला हो गए। बोले कि अब तो बस ये मन्नू जो है, और बच्चों ने भी पढ़ा लेकिन किसी ने ऐसा दिन नहीं दिखाया, मन्नू का कल से कॉलेज जाना बंद करो। इस भाव से उन्होंने बड़े आग बबूला हुए, गुस्से में रहे। तो गुस्से में भन्नाते हुए कॉलेज गए। अब वहाँ क्या हुआ उसको देखिए। वापस आए तो लेखिका डर के मारे पड़ोस में छिपकर बैठ गई। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए। गुबार निकल जाए अर्थात अंदर का जो लावा फट रहा है उनके अंदर, जो उनके अंदर आग है क्रोध की, वो निकल जाए, तब घर जाया जाए। अर्थात माँ से कह दिया मुझे तभी बुलाना जब पिताजी जरा शांत हो जाए। परंतु हुआ उल्टा। परंतु माँ ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। जाने पर पता चला कि पिताजी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे, अर्थात मन्नू भंडारी पर गर्व कर रहे थे, मन्नू पर। उन्हें पता चला था कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। पिताजी बड़े गर्व से आकर कह आए, यह तो आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेखिका अवाक, अवाक माने अ माने नहीं, वाक माने आवाज़। लेखिका के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था और न अपने कानों पर यह हकीकत थी। अर्थात पिताजी को लगा अच्छा तुम 3 लड़कियां ही हो जिनके कारण कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। वो तो कह रही थी इसका नाम काट देते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि देश में तो इस समय आज़ादी की लड़ाई हो रही है, आंदोलन ही इस प्रकार का हो रहा है, आप किस किस को रोकिएगा। इस प्रकार से बड़ा गर्व महसूस किया उन्होंने।
उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। शाम के समय छात्रों ने समूह बनाकर चौराहे पर इकट्ठा होना था। खूब इकट्ठा होते थे चौराहे पर वो लोग। खूब भाषणबाजी हुई। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया, बड़ा जोशीला भाषण दिया लेखिका ने उस दिन। लेकिन क्या हुआ, एक बड़ी और घटना हो पड़ी। पिताजी के एक दकियानुशी मित्र ने आकर पिताजी की अच्छी लू उतारी। अर्थात दकियानुशी मतलब जो पुराने ख्यालों के लोग होते हैं, जो कहते हैं लड़कियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समाज के बीच में नहीं चलना चाहिए। तो इस प्रकार के पुराने ख्यालों के मित्र हैं, उन्होंने पिताजी की लू उतारी। लू उतारी अर्थात पिताजी जो गर्व करते थे, गर्मी थी अपने बच्चों के प्रति, जो उनके अंदर एक भाव था कि मेरे बच्चे भी देखो कॉलेज को चला सकते हैं, कॉलेज में सारे बच्चों पर वो नेतृत्व की क्षमता है उनके अंदर, जो चाहते थे। तो लेकिन वो भाव उनका पूरा वो लू उतार गया, अर्थात उनके गर्व को वो कम कर गए। लू उतारने का अर्थ ये हो गया यहाँ पर। और बोले कि वो जो दकियानुशी मित्र हैं, बोले तुम्हारी मन्नू की तो मत ही मारी गई। आपकी आज़ादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिर रही है, यह लड़कियों को शोभा नहीं देता। क्या हमारे और आपके घरों की लड़कियां इस प्रकार जाती हैं भंडारी जी? कम से कम कुछ तो लिहाज करें। इस प्रकार से बोला होगा तो यह लड़कियों को शोभा नहीं देता कहा। बस यह सुनते ही पिताजी क्रोध से भन भना उठे, अर्थात फिर क्रोध आ गया उनको। एकदम क्रोध आता था, आप जानते ही हैं उनके स्वभाव को। तो फिर क्रोध में आ गए मन्नू के लिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने लेखिका का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बंद करने की चेतावनी दे डाली। कल से मन्नू का कॉलेज जाना बंद। ये इस प्रकार से। दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था, परंतु उस दिन शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी उनके पास आ बैठे। उनके और मित्र आ गए जो प्रतिष्ठित भी थे, प्रतिष्ठित ना जिनके समाज में एक इज्जत हो, सम्मान हो। तो डॉक्टर अम्बालाल जी आए। उन्होंने लेखिका को देखते ही प्रशंसा की। वहाँ देखा उन्होंने उसको बोलते हुए, तो यहाँ आके बोले उनके पिताजी से, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। अरे आओ मुन्नो आओ, ये मैं तो तुम्हारा भाषण वहाँ पर सुना चौपड़ पर, अर्थात वहाँ चौराहे में, और सीधे भंडारी जी को यहाँ जो है अपनी ओर से बधाई देने आ गया। उसी समय मन्नू कॉलेज से आ रही थी तो बोले कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। इस प्रकार से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय डियर मन्नू करके इस प्रकार उसका उत्साह बढ़ाया उन्होंने। और पिता का क्रोध जो है धीरे धीरे गर्व में बदल गया, अर्थात उनके भाव में अब संतोष दिखाई देता है, उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधों में जी रहे थे। वे विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ पाई। अर्थात यश कामना कहें या लिप्सा कहें, ये उनके पिताजी की एक कमजोरी रही। इस प्रकार इसको कहा जा सकता है। अब आगे, मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और उसकी 2 साथिनों को अर्थात उसके 2 मित्रों को भी निकाल दिया गया। परंतु लेखिका ने बाहर रहकर भी वह हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिली। इस समय लेखिका को खुशी मिली कि उनका 3rd ईयर खुल गया, उनका एडमिशन दोबारा हो गया, विद्यालय में प्रवेश हो गया है। लेकिन इससे भी अधिक खुशी की बात क्या थी कि तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई, भारत आज़ाद हो गया। और लेखिका की सफलता उस चिर परिचित सफलता की में समाहित हो गई, अर्थात 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी की खुशी के आगे अन्य खुशियां सब बिला गई, अर्थात समाहित हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 अर्थात देश की आज़ादी। अब चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए। इस प्रकार आपने जो है पाठ का सार जान लिया है। महत्वपूर्ण पाठ है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण में भी ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसके शब्दार्थ की ओर चलेंगे और शब्दार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। कठिन शब्दों को हम छांट करके अंतर्जाल से लिख करके जिस प्रकार से भी होगा आपको
इसके जो है काठिन्य निवारण की ओर ले चलेंगे। तो उसके बाद हम इसके काठिन्य निवारण को समझते हुए पाठ को और आसानी से समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे मित्र और अभिभावक मित्रों, सम्मानित विद्वान अध्यापकों से क्षमा मांगते हुए इसका अगला वीडियो शब्दार्थ जो है अगले वीडियो में डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बोझिल न बने। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।